का भाषण। और ज़रा सोचने के लिए अपने साथियों को मैंने कहा कि ज़रा सोचिए कि राहुल गांधी का ये भाषण किस दिशा में था, इशारा क्या था। और जो दिल्ली नहीं बल्कि बिहार में चल रहा है, वहाँ जो मीसा भारती कह रही हैं, दिल्ली में जो हो रहा है, चुनाव है, मध्यावधि चुनाव की सुगबुगाहट, और उसकी बात बीच बीच में हम लोग भी करते हैं और हर तरफ से कई तरफ से आती हैं बातें। इन सबको अगर जोड़ा जाए, राहुल गांधी का भाषण क्या कहता है? शुक्रिया राजीव जी। राहुल गांधी ने कल जो भाषण दिया उसकी चर्चा आने वाले समय पर में लंबे समय तक होगी और सबको इंतजार था। सब सोच रहे थे कि राहुल गांधी इस दिल्ली के चुनाव को बदलने के लिए क्या स्टैंड लेने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। बहुत लोगों ने में तो चैलेंज लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। और लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से भाषण दिया और कांग्रेस को दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी तरह से कमर कस के चुनाव मैदान में उतर जाने के लिए प्रेरित किया, इसी का इंतजार सब लोग कर रहे थे। और चुनाव तो बदल चुका है। आज भी आप देखेंगे, आज राहुल गांधी अपने कैंपेन में लगे हैं। कैंपेन तो सारे लोग कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे दलों की जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया बताती है थोड़ा आगे आ जाइए जी। कांग्रेस सीरियस कंटेंडर के तौर पर सामने है। और मैं पहले से कह रहा था, दोहराता हूं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच मुकाबला होने जा रहा है। और ये बात कुछ समय पहले जब मैं कह रहा था कि ऐसा होगा और सब्जेक्टेड टू कंडीशन ये कि कांग्रेस दमखम से चुनाव लड़े, और वो जो हो चुका है, तो ये लोगों को यकीन नहीं होता था। और बहुत लोग भी ऐसा कहते होंगे, हो सकता है। लेकिन तेलंगाना के समय भी हमने इसी तरीके से एनालाइज किया था कि कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर से पहले नंबर पर आएगी। और ये आज घोषणा करने में, एनालाइज करने में थोड़ा संकोच जरूर होता है क्योंकि अभी चुनाव कैंपेन बाकी है। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी ने पूरे इलेक्शन को आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस कर दिया है। और बीजेपी क्यों नहीं, इसका भी जवाब देना जरूरी है कि बीजेपी जो लगातार 35% 38% वोट लेकर आती रही है, वो क्यों नहीं, उससे क्यों नहीं होगा मुकाबला। आप देखेंगे राजीव जी कि बीजेपी लगातार ऑपोजिशन का पोजीशन लिए हुए है। और चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में कांग्रेस ने मदद की थी, चुनाव लड़ते समय वो कोताही बरती गई थी कि कहीं बीजेपी ना आ जाए, तो इस वजह से ऐसा हुआ कि कांग्रेस को जनता ने आउट कर दिया, शून्य पर ला दिया कि तुम तो ना विपक्ष के बनने के लायक हो, ना सत्ता के लिए तैयार हो। तो जो कांग्रेस ने जो तेवर नहीं दिखाया, जो दिखाना चाहिए था, आज जो दिखाया, उसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी को एक तरह से गिफ्ट कर दिया था कांग्रेस ने कि जाओ अपोजिशन का पोजीशन संभालो। तो कांग्रेस ने अपना कोर्स करेक्शन किया है और अब वो अपोजिशन पे ऑटोमेटिक आ गई है। जैसे ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि हमारी शीला दीक्षित की सरकार जब थी, उस समय उस सरकार को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार का नारा दिया, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कहां है। जैसे ही वो दूसरे सवाल उन्होंने पूछे जो एक विपक्ष सत्ता पक्ष से पूछता है, तो उसके बाद ये अरविंद केजरीवाल की सबसे पहले प्रतिक्रिया आ गई, त्वरित प्रतिक्रिया, क्योंकि चोट सबसे पहले उनको लगी। तो वो त्वरित प्रतिक्रिया क्या थी? वो त्वरित प्रतिक्रिया थी कि हम राहुल गांधी जी का जवाब नहीं देंगे। इसका आपके पास जवाब नहीं था अरविंद केजरीवाल जी। आपने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? आपने पेरिस जैसी सड़कें बनाई क्या? आपने बाकी चीजें जो वादा किया था, दिल्ली को स्वच्छ बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे, बनाया क्या? आपके पास जवाब नहीं है।
तो ये उन साथ में उन्होंने कहा कि आप राहुल गांधी आप अपनी पार्टी बचाइए और हम देश बचाएंगे। अरे देश बचाएंगे? आप दिल्ली तो बचा नहीं पा रहे हैं, पंजाब को संभाल नहीं पा रहे हैं, और आप देश बचाने की बात कर रहे हैं। इसमें वहां उनकी पॉलिटिक्स है, वहां वो इंडिया गठबंधन में अपने आप को देख रहे हैं और उनको चाहिए इंडिया गठबंधन वाला वोट। अरे कांग्रेस को छोड़ करके कोई इंडिया गठबंधन होता है क्या? कांग्रेस को हटा करके इंडिया गठबंधन होता है क्या? अगर होता तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी, कांग्रेस तो फिर शून्य पर ही रहेगी। लेकिन आपने जो कांग्रेस पर हमला किया है इसलिए किया है कि कांग्रेस के साथ वो दलित वोट्स, वो मुस्लिम वोट्स, वो ओबीसी का वोट्स, वो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिलाने वाली जो पूरी जमात उसके समर्थक हैं, वो सिख वोट्स, वो अल्पसंख्यक वोट्स, तमाम वोट्स, और कांग्रेस के वोटर्स तो हर जाति धर्म में है, वो उनके साथ आएगी तो आपकी कुर्सी हिल जाएगी। बिना कांग्रेस की सरकार तो संभव ही नहीं है, और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ फिर भी सरकार नहीं बनाएगी। मुझे लगता है अगला स्टैंड उसी तरफ से जाने वाला है। कांग्रेस को जिसको समर्थन देना हो दो, वरना फिर से चुनाव हो। ये कांग्रेस का स्टैंड रहने वाला है आने वाले समय में। ये चुनाव में दिखा, जब वो पूर्वांचलियों के बीच गए, दही चूड़ा खा रहे थे, जब वो सड़कों में घूम रहे थे, आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि दिल्ली कहाँ है, तो वो दिल्ली जो शीला दीक्षित वाली थी, उस दिल्ली से कनेक्शन कांग्रेस का हो रहा है। वो कांग्रेस जो 10 साल पहले थी, और जिस 10 साल में कांग्रेस के जमाने में जो डेवलपमेंट हुआ और आज जो डेवलपमेंट दिख रहा है, उसका भी कंपैरिजन हो रहा है। तो ये लक्षण जो है सीधे तौर पर राहुल गांधी ने दिखला दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी सीधे चुनाव में मुकाबले में आ गई है और बीजेपी तीसरे नंबर पर जा चुकी है आज की तारीख में जा। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, बिहार की राजनीति में दो वास्तविकताएं हैं। एक तो जो बयान दिए जाते हैं वो रणनीतिक तौर पर दिए जाते हैं, कई बार इसका सच्चाई से लेना देना भी नहीं होता है, लेकिन उन बयानों से को ठहरे हुए पानी में पत्थर मारना भी कह सकते हैं, और वो हलचल पैदा हो जाती है। तो आमतौर पर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हो क्या रहा है। तो फिर बयान के जवाब में जब प्रतिक्रियाएं होती हैं, घटनाएं जब घटती हैं, तब फिर उसका संयोजन करके हम कुछ मतलब निकालते हैं। तो फिर उस मतलब का पर कोई प्रतिक्रिया आती है कि नहीं, ये सब एक चेन है। उस चेन को हम देखें। देखिए, हम लोगों ने बहुत पहले एनालाइज किया कि नीतीश कुमार के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ना महागठबंधन के साथ ही सूट करता है, और चूंकि बीते समय में जो घटनाएं घटी, नीतीश कुमार को एनडीए में कमजोर होना पड़ा है, और आज जो घटना घट रही है अब अपमानित भी होना पड़ रहा है। भाई, रोहिणी आचार्य जी ने जो एक ट्वीट किया है, मीसा भारती जी से अलग है, मैं रोहिणी आचार्य जी का नाम ले रहा हूं, उन्होंने ट्वीट किया है, वो पत्तल पत्तल में तुलना की है उन्होंने, और कलयुग के हनुमान और कलयुग के राम भी तुलना की है उन्होंने, और एक तरह से उस समय की याद दिलाई है जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व को भोज पर बुलाया था और उल्टे पैर खदेड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर विज्ञापन के रूप में छप गई थी और उनसे पूछे बगैर छपी थी। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि उसके बाद वो गठबंधन से भी बाहर हुए थे। तो ये एक और घटना उसी के रोहिणी जो याद दिला रही है, वो उसी चीज की याद दिला रही है। तो उसका मतलब ये भी है कि क्या फिर एक बार एनडीए से वो पत्तल कांड रिपीट हो रहा है, एक दूसरे तरीके से रिपीट हो रहा है। तब बीजेपी को अपमानित करके नीतीश ने बाहर किया था, अपमानित किया था, आज नीतीश को अपमानित हो रहा है, एनडीए ने बदला सोच चुकाया है भाई चिराग पासवान के थ्रू। तो ये राजनीति जो है, उस समय भी परिणति भी एनडीए से नीतीश कुमार के अलग होने में हुई थी, इस बार भी ये परिणति हो सकती है और होने के पूरे आसार हैं। कल भी एक भोज होने वाला है, आप जानते हैं, पारस पासवान जी जो दे रहे हैं, और ये एक तरह से पारस पासवान और चिराग पासवान के बीच की लड़ाई का भी प्रतिबिंब है। लेकिन कल लालू और नीतीश दोनों भोज में मिलेंगे, ये एक बड़ी घटना होगी। और अगर मैंने तो प्रेडिक्ट कर रखा है, क्योंकि ये चौंकाने वाली बात होती है, पहले से लालू नहीं बुलाते हैं कि आ जाइए नीतीश जी,
ये बिना निमंत्रण के नीतीश जी लालू जी के घर पहुंचेंगे। आप आज मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, वो होगा, उसके लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता है। तो ये चीज घटनाएं जब होंगी तो राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार को एक अपॉर्चुनिटी जो है वो ये है कि कब इस तरफ आए, लेकिन चूंकि चुनाव कब होंगे इस पर ये निर्भर है, रणनीतिक रूप से टाइमिंग क्या होगी इस पर निर्भर है। तो हमने अपना आकलन रखा हुआ है कि जब तक इलेक्शन की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक अगर ये कुछ घोषणा करते हैं तो इनकी पार्टी में टूट तो निश्चित है, चाहे एनडीए में रहे तब टूटेंगे और चाहे वो एनडीए छोड़ के महागठबंधन में जाए तब भी टूटेंगे। लेकिन बचेंगे कैसे? तो बचने का रास्ता चुनाव है। चुनाव में हमेशा रिकवर होते रहे नीतीश कुमार, कमजोर होके भी हमेशा मजबूत होकर सामने आते रहे। भाई लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने पाला बदल करके अपने आप को मजबूत किया, इससे पहले भी वो विधानसभा चुनाव में भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव का अनुभव खट्टा था एनडीए के साथ। इस बार महागठबंधन में उनके जाने के इसलिए आसार बन रहे और इसलिए ये सारी बातें हो रही है। लेकिन आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूं एक और बात जी। इस चर्चा में बार बार एक बात आई है दिल्ली के संदर्भ में कि कांग्रेस 4% वाली पार्टी बोल करके, तो मैं थोड़ा सा इस पर रोशनी डालना चाहता हूं कि 4% वाली बोलने से कांग्रेस के साथ अन्याय होता है। अभी अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, भाई आप देख लीजिए आम आदमी पार्टी को कितने वोट प्रतिशत मिले और कांग्रेस को कितने वोट प्रतिशत मिले, दोनों लगभग बराबर हैं। और आप विधानसभा क्षेत्रों में तुलना कर लीजिए, 3 लोकसभा सीट लड़के कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है और 4 लोकसभा सीट लड़के बीजेपी आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे है। पिछले लोकसभा का आंकड़ा ले लीजिए, अपोजिशन में कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं थी, हर जगह दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी। तो कहने का मतलब क्या है, अपोजिशन वाली थ्योरी जो मैं फिर से कहता हूं, जनता जब देखती है कि अपोजिशन में कौन है तो जनता उसको वोट करती है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपोजिशन का रूप दिखाया 2019 में, जनता ने उसको अपोजिशन दिया। अब 2024 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर अपोजिशन के रूप में लड़ी, दोनों को लगभग इक्वल वोट परसेंट मिले। और अब विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के तौर पर लड़ने जाएगी तो वही होने वाला है जो लोकसभा चुनाव में हुआ। मैं बार बार कह रहा हूं, मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। बीजेपी भी अपोजिशन के रूप में स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं 4% की थ्योरी से कांग्रेस के लिए एनालिसिस करने में कांग्रेस के साथ अन्याय होता है पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव के हिसाब से, इसलिए मैंने ये बातें कही हैं। जी जी जी। दिल्ली की बात, कांग्रेस की बात, और क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी यहां आ चुके हैं चुनावी मैदान में, इसलिए अब कांग्रेस की चर्चा भी खूब हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जरा बिहार चलते हैं और